हेलो यंग एक्सप्लोरर्स, वेलकम बैक टू योर क्लास। मैं हूं आपकी माहिरीन मैम और हम हैं अपनी साइंस की क्लास में। तो आपको याद होगा हमने क्लास 7th क्या एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूं। तो आज हम उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। अभी हम मिलकर ही कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। So the first fill in the blank is wind is dash air। आपको सब पता है कि एयर होता क्या है, जो हमारे इर्द गिर्द जो हमें दिख नहीं रही, दैट इज एयर। बट अचानक जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हवा चल रही होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई हवा चल रही है, मतलब विंड है। हमारे बाल हिल रहे हैं, पेड़ हिल रहे हैं, हमारे कपड़े हिल रहे हैं, तो इट इज विंड। सो विंड क्या है? विंड इज डैश एयर। विंड इज मूविंग एयर। Winds are generated due to dash heating of the earth। आपको याद होगा मैंने आपको इस चैप्टर में करवाया था कि जो अर्थ है उसकी जो पोजीशन है, उसकी वजह से जो सूरज है आधे पार्ट पे रोशनी दे रहा है, आधे पार्ट पे उसकी हीट पहुंच नहीं रही है। ठीक है, उसकी जो पोजीशन होती है उसकी वजह से अर्थ की जो अर्थ जो है उसकी हीटिंग जो है वो इक्वली नहीं होती है, अनइक्वल हीटिंग होती है, जिसकी वजह से विंड्स जो है वो प्रोड्यूस होती है। सो विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइक्वल अनइक्वल हीटिंग ऑन द अर्थ। इसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन अगर सुननी है तो आप जो मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया था वो आप दोबारा से देख सकते हो। नियर द अर्थ सरफेस डैश एयर राइजेस अप वेयर एज डैश एयर कम्स डाउन। तो एयर जो है वो कौन सी वाली एयर जो है वो राइज अप करती है? आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जब एयर गर्म होती है ना तो उसका वेट लाइट हो जाता है, और लाइट होने के कारण वो ऊपर की तरफ आने लगती है। तो वार्म एयर राइजेस अप। वार्म एयर राइजेस अप। एंड कौन सी वाली एयर जो है वो नीचे आती है? कूल एयर। जो ठंडी हवा है वो भारी होती है, भारी होने की वजह से वो नीचे आती है। कूल एयर कम्स डाउन। एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ डैश प्रेशर टू अ रीजन ऑफ डैश प्रेशर। आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। सो द एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी फाइंड विंड डायरेक्शन? देखियो विंड है ना वो एक डायरेक्शन में चलती है। वो डायरेक्शन हमें पता कैसे चले? वो डायरेक्शन हमें नॉर्मली भी पता चल सकता है कि जैसे अगर हम खड़े हैं ना कहीं, हमारे बाल ही उड़ रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में हमारे बाल या कपड़े उड़ रहे हैं उसी डायरेक्शन में जो है वो विंड भी चल रही होती है। बट वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट टू नो वेयर द विंड इज मूविंग, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द विंड। विंड वेन कहते हैं। ठीक है, विंड वेन कुछ इस तरह से दिखती है, आप ध्यान से देखिए, इस तरह से दिखती है। तो ये बताता है कि विंड की डायरेक्शन क्या है। इसमें लिखा होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो जिस तरफ से विंड मूव कर रही होगी वो जो ये जो वेन है ये उसी तरफ की तरफ होगा, मतलब इसकी डायरेक्शन देखकर हमें पता चल जाएगा। सो इट शोज द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड इज मूविंग। सेकेंड वी हैव फ्लैग रिबन लाइट पेपर। जैसे मैंने आपको बताया अपने बालों से अपने कपड़ों से भी आप बता सकते हो। हमने देखा होगा जगह जगह पे हमारे देश का तिरंगा जो है वो लहरा रहा होता है। वो लहरा कैसे रहा होता है? वो विंड की वजह से, जो हवा चल रही होती है, मूविंग एयर होती है, उसकी वजह से जो है वो झंडा लहरा रहा होता है। तो जिस डायरेक्शन में वो झंडा लहरा रहा है ना उसी डायरेक्शन में विंड जो है वो चल रही है। वैसे ही रिबन है ना, रिबन जो हम बालों में भी बांधते हैं उसको भी आप किसी डंडे के साथ बांध के रख दो, लंबे से रिबन को। आप देखोगे आप यू कैन डू दिस एक्टिविटी ऑन योर ओन एज वेल। आप खुद भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। आप एक स्टिक ले लीजिए लंबी सी, उसको कहीं हाइट पे छत पे जाके लटका दीजिए, हैंग कर लीजिए, उसके साथ एक रिबन बांध लीजिए, आधे मीटर का बांध लीजिए। आप देखना जब हवा चलेगी ना सो इट विल ऑल्सो start flowing towards the direction of the wind. Next question we have, give two
experiences showing that air exerts pressure. ये हम एक्टिविटी कर चुके हैं ऑलरेडी कि जो एयर है ना वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो इसको प्रूव करने के लिए वी कैन टेक एन बलून। हम एक बलून ले सकते हैं, उस बलून को फुला लो, उसको इन्फ्लेट कर लो, उसमें हवा भर लो, तो आप क्या देखोगे ना, वो हवा भरेगा और उसका जो प्रेशर है ना उसके दीवारों के साथ लगेगा, मतलब जो बलून है उसकी तरफ लगेगा। एयर इनसाइड द बलून pushes against the rubber, रबर कौन सा हो गया, जो वो बलून है, एंड मेक्स इट एक्सपैंड। वो क्यों फूल रहा है, वो इसलिए फूल रहा है क्योंकि वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। दूसरा सक्शन कप, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जैसे आप एक सक्शन कप ले लो, उसको आप जोर से किसी प्लेन से सरफेस के साथ ना ऐसे पटक के डाल दो, तो क्या होगा, वो प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से उसके साथ चिपक जाएगा, फिर आप उसको बहुत मुश्किल से खींच के वापस निकाल पाओगे। वो कैसे चिपका, ना तो उसके साथ कोई गम लगा था, लेकिन वो चिपका कैसे, बिकॉज एयर एक्सर्ट प्रेशर। वैसे ही सक्शन कप जो है वो स्टिक हो गया किसी स्मूथ, किसी रफ सरफेस के साथ ये स्टिक नहीं हो सकता, किसी स्मूथ सरफेस के साथ ही स्टक हो सकता है बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, अंदर और बाहर के एयर प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस विद विंडोज बट नो वेंटिलेशन। सोचिए आपका घर है, आपके घर में विंडोज है, डोर्स हैं, बट कोई वेंटिलेशन नहीं है। मतलब जैसे होता है ना हमारे घर में छत के ऊपर से कुछ हवा आने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई होती है ना, रोशनदान टाइप बोलते हैं हम जिसको, एग्जॉस्टर लगा देते हैं जहां से हम, है ना, वो कुछ उसको हम वेंटिलेटर बोलते हैं। सोचिए कि आप एक घर है जहाँ विंडोज तो है बट देयर इज नो वेंटिलेटर, तो हम कैसे रहेंगे वहां पे, बड़ी घुटन होगी हमें, है ना, बहुत घुटन होगी। क्यों, बिकॉज वार्म एयर इनसाइड अ रूम राइजेस। हमने अभी पढ़ा कि जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, तो वो नीचे से ऊपर आने लगती है। तो क्या होता है, वेंटिलेटर्स नियर द टॉप अलो वार्म एयर टू एस्केप। वो जो गर्म हवा उठ के ऊपर जा रही है उसको रास्ता तो चाहिए कहीं ना कहीं से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वो ऊपर जा चुकी है। अगर उसको रास्ता नहीं मिलेगा तो वो अंदर ही रहेगी और गर्मी पैदा करेगी बहुत ज्यादा। कूल फ्रेश एयर कैन एंटर थ्रू द विंडोज। अब जो ठंडी हवा है वो तो खिड़कियों से अंदर आ रही है, लेकिन जो वार्म एयर बन रही है अंदर, जो ठंडी हवा कन्वर्ट हो रही है, वार्म हो रही है, वो हल्की होने के बाद जब ऊपर जा रही है उसको भी तो रास्ता चाहिए बाहर निकलने के लिए। दिस कीप्स द रूम वेल वेंटिलेटेड एंड कंफर्टेबल। ठीक है, सो वार्म एयर इनसाइड अ रूम राइजेस, वेंटिलेटर नियर द टॉप अलाउ वार्म एयर टू एस्केप, बाहर निकलने के लिए। कूलर फ्रेश एयर कैन एंटर थ्रू द विंडोज, ठंडी हवा अंदर आ गई। दिस कीप्स द रूम वेल वेंटिलेटेड एंड कंफर्टेबल। हम अच्छे से ठंडा रह सकता है हमारा कमरा अगर हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं। सो व्हाई आर होल्स मेड इन द बैनर्स एंड होर्डिंग्स। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो बोर्ड्स लगे होते हैं, एडवर्टीजमेंट एजेंसी वाले लगा देते हैं, कोई दुकान के ऊपर बोर्ड लगा है, बाहर बैनर लगा हुआ है, तो ये सब जो बोर्ड्स होते हैं ये इनमें होल्स होते हैं। आपने नोटिस नहीं किया होगा तो कभी ध्यान से देखना, उनमें बहुत सारे होल्स होते हैं। तो वो होल्स क्यों बनाए जाते हैं, तो वो होल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एयर जो है ना उस बैनर के थ्रू पास हो सके। ठीक है, एयर जो है बैनर के थ्रू पास हो सके, और अगर उसमें होल्स नहीं होते हैं, जब कभी स्ट्रॉन्ग विंड आ गई ना, तेज हवा आ गई, तो वो पूरे के पूरे बैनर को या तो गिरा देगा या तो उसको फाड़ देगा, है ना। तो इसलिए उसमें छोटे छोटे सुराख होने जरूरी होते हैं ताकि उस पे प्रेशर ना बने और जो एयर है वो उसके थ्रू पास हो जाए। सो होल्स अलो एयर टू पास थ्रू द बैनर। होल्स जो है वो अलो करते हैं बैनर्स को एयर पास करने में। विदाउट होल्स स्ट्रॉन्ग विंड pushes against the whole banner and may tear it और make it fall। या तो उसको फाड़ देगा या तो उसको गिरा देगा अगर कभी तेज हवा आ गई और उसमें होल्स ना हुए। तो होल्स होने की वजह से वो प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा और जो हवा है उसके थ्रू पास हो जाएगी। हाउ विल यू हेल्प नेबर्स इफ अ साइक्लोन अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोन आ गया, साइक्लोन आपको पता है ना ऐसे गोल गोल शक्तिमान टाइप ऑफ समंदर के पास ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती एक वेव सी आती है। आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि साइक्लोन क्या होता है। तो क्या कैसे मदद कर सकते हैं हम एज अ नेबर, एज अ पड़ोसी। गिव देम साइक्लोन वार्निंग एंड इंफॉर्मेशन। अपने पड़ोसियों को
जो भी साइक्लोन की अपडेट मिल रही है, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको रेडियो के थ्रू या किसी रिश्तेदार के थ्रू, टेलीफोनिकली, टीवी पे, वो वार्निंग्स जो है, वो इंफॉर्मेशन जो है अपने पड़ोसियों के साथ बांटिए, अपने पड़ोसियों को बताइए। हेल्प चिल्ड्रन, एल्डरली एंड सिक पीपल रीच अ सेफ प्लेस। मदद कीजिए कि जो भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं या कोई बीमार है, वो किसी सुरक्षित जगह पे पहुंच जाए, किसी सेफ प्लेस पे पहुंच जाए। हेल्प अरेंज फूड, ड्रिंकिंग वाटर एंड मेडिसिन। कोशिश कीजिए कि खाना, पानी, मेडिसिन यानी दवाइयां जो है वो भी अरेंज कर सकें आप। सिक्योर लूज ऑब्जेक्ट्स अराउंड द हाउस, जो भी ढीली चीजें हैं घर के आगे पीछे, देखो जैसे पहाड़ों में जो है टीन के घर होते हैं, कोई टीन छूट रहा है उसको अच्छे से बांध लीजिए, या कोई आपको लग रहा है लॉग ऑफ वुड, कोई लकड़ी का बहुत बड़ा पीस है, कोई सीढ़ी ऐसे पड़ी हुई है, उसको बिठा दीजिए या उसको ऐसे रखिए कि वो साइक्लोन आने की वजह से इधर उधर तहस नहस जब कुछ हो रहा हो तो चीजें भारी किसी के ऊपर ना गिरे। फॉलो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज, जो भी आपको अथॉरिटी से इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, जो भी कहा जा रहा है करने के लिए, वो सब कुछ कीजिए। सो ये कुछ बातें हैं जो हमें करनी चाहिए अगर साइक्लोन आने वाला हो। अपने पड़ोसियों की इस तरह से हम मदद कर सकते हैं। सो व्हाट प्लानिंग इज नीडेड बिफोर अ साइक्लोन। एक साइक्लोन का पता है, फॉर एग्जांपल पहले ही डिटेक्ट हो जाता है, पहले ही हमें वार्निंग मिल जाती है कि भाई साइक्लोन आने वाला है, तो क्या प्लानिंग हमें करनी चाहिए साइक्लोन के आने से पहले। लिसन टू द वेदर फोरकास्ट एंड वार्निंग, पहले भी हमने पढ़ा था कि वी हैव टू लिसन टू द फोरकास्ट वार्निंग्स, ठीक है। मतलब मौसम कैसा होने वाला है, कैसा साइक्लोन आने वाला है, कब आने वाला है, कितने डिस्टेंस तक आने वाला है, ये सारी चीजें हमारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। कीप फूड, ड्रिंकिंग वाटर एंड मेडिसिन रेडी, हमें खाना, पानी, साफ पानी, ठीक है, और मेडिसिन बहुत जरूरी है कि ये तीन चीजें हम अपने पास हर वक्त रेडी रखें, क्योंकि हो सकता है कि डिजास्टर होने के बाद हमें कई दिनों तक खाना ना मिल सके, तो घर के अंदर अगर खाना पड़ा होगा, पानी पड़ा होगा, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। कीप अ फर्स्ट एड किट एंड इमरजेंसी सप्लाईज। फर्स्ट एड किट मतलब जो भी आपकी अगर आपको ऊपर वाला ना करे लग जाती है या आप अचानक से बीमार होते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या मेडिसिन चाहिए, बेसिक मेडिसिन जो है, पट्टी है, बैंडेज वगैरह, वो सब कुछ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और जो भी इमरजेंसी की चीजें होती है ना, जैसे टॉर्च हो गया, जैसे लाइट चली जाती है, कैंडल हो गई, ऐसी चीजें हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। सीढ़ी हो गई, मतलब कपड़े, खाना पीना वगैरह। मूव टू सेफर शेल्टर्स इफ एडवाइज्ड, अगर आपको कहा जा रहा है किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू कि आपको कहीं सेफ जगह पे चला जाना चाहिए, यहाँ से खाली कर लेना चाहिए, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आपने चले जाना है, अपनी बेसिक चीजें उठा के, अपनी जरूरत का सामान लेके चले जाना है। सिक्योर डोर्स, विंडोज एंड लूज ऑब्जेक्ट्स, दरवाजे, खिड़कियां आपने बांध देने हैं, बंद कर देने हैं, या फिर आपने देख लेना है कोई टूटी शूटी चीज तो नहीं है, उसको जोड़ लो, या जो भी करना है वो कर लो, कि आपको ऐसा मेक श्योर करना है कि वो गिर के आपके ऊपर या किसी और को नुकसान ना दे। कीप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड इमरजेंसी नंबर्स सेफ, जो भी इमरजेंसी नंबर्स हैं जिन पर आप करके अपनी जान बचा सकते हो, अपनी हेल्प मांग सकते हो, तो वो नंबर्स अपने पास हमेशा रखिए, याद रखिए वो नंबर्स। साथ में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी संभाल के रखिए। Which place is unlikely to be affected by a cyclone? कौन सी इन चारों में से वो जगह है जहां पे साइक्लोन के आने का खतरा नहीं है। देखिए साइक्लोन हमने पढ़ा कि समंदर के पास आता है, मतलब कि कोस्टल रीजन कौन से होते हैं, जिनका जो किनारा होता है ना, वहां समंदर होता है, ठीक है, समंदर के साथ वाली जो जगहें होती हैं उनको कोस्टल रीजन बोलते हैं। सो ये जो साइक्लोन है ये कोस्टल रीजन में ही आ सकता है। तो लेट्स सी क्या क्या ऑप्शंस दिए हमें। चेन्नई, मैंगलुरु, अमृतसर, पुरी। So Chennai is a coastal region, Mangaluru is a coastal region and Puri is also a coastal region. अमृतसर जो है वो नॉर्थ इंडिया में है, ठीक है, तो यहाँ पे खतरा नहीं है क्योंकि इसके चारों तरफ से कोई भी समंदर नहीं है, ठीक है। चेन्नई, मैंगलुरु, पुरी जो है वो कोस्टल एरियाज है, अमृतसर जो है वो समंदर से बहुत ज्यादा दूर है। सो इट इज लेस लाइकली
to be directly affected by a cyclone. Last we have which statement is correct. पढ़ लेते हैं पहले चारों statements को, आपकी बुक पे भी दी है, you can read it from there. In winter the winds flow from the land to the ocean. ठीक है, सर्दियों में क्या होता है, जो हवा है वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, जमीन से कहां की तरफ, ओशन की तरफ. ठीक है. इन समर द winds flow from the land towards the ocean. ये भी यही बोल रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि समर्स में जो विंड है वो लैंड से ओशन की तरफ मूव करती है. तो आपको याद होगा, आपने पढ़ा है कि विंड की डायरेक्शन क्या रहती है, सर्दियों में विंड जो है वो लैंड से ओशन की तरफ मूव करती है. सो द ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. बाकी दो भी पढ़ लेते हैं. A cyclone is formed by a very high pressure system with very high speed winds revolving around it. No, हाई प्रेशर से नहीं, लो प्रेशर से जो है वो साइक्लोन फॉर्म्ड होता है. अ साइक्लोन इज फॉर्म्ड बाय अ लो प्रेशर सिस्टम. ठीक है, नॉट हाई. The coastline of India is not vulnerable to cyclones. Absolutely wrong. जो coastline है इंडिया की वो बहुत ज्यादा vulnerable है to cyclones भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि coastal regions जो cyclones बनते ही समंदर पे है. ठीक है. So second वाला, in winter, in summers the wind flow from the land. No, in summers the wind flow from the ocean to the land. समंदर से लैंड की तरफ मूव करता है समर्स में. सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट एंड रेस्ट ऑफ 3 आर इनकरेक्ट. तो इसी के साथ हमारा जो आज का जो क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन था, वी आर डन विद इट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इफ देयर इज एनी क्यूरी यू कैन चेक माय वीडियो जो मैंने इसी चैप्टर पे बनाई हुई है, वहां से आपके सारे क्यूरीज जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.